Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is particular for the students who are preparing for NT-UGC Net Education subject paper 2. So this particular video deals with question paper of June shift 2020. सो अभी तक हमने 2018 के कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे उनको डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपके लिए स्पेशली 2020 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ और हम इसके जो क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको हम वन बाय वन डील करेंगे और हम रोज का टारगेट ये बनाएंगे कि हम एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करें और समझें कि इसका राइट आंसर क्या है। इन क्वेश्चंस को समझने का सबसे जो मेन मोटिव यही है कि आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना और हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ F.W. टेलर गिव्स अ मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। तो स्टेटमेंट आपको फर्स्ट दी है जो ये कह रहा है, और स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? स्टेटमेंट सेकंड आपके ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहा है। ह्यूमन रिलेशंस, लेजर एंड इमोशन आर गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस बाय अ F.W. टेलर टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि F.W. टेलर किस यूनिट के अंदर आए थे एजुकेशन की, और ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी है वो किसने दी थी, और ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले ट्रिक यही है कि आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को वन बाय वन पढ़ें और इनके जो स्टेटमेंट क्या को समझने की कोशिश करें कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और फिर बाद में जाकर जो थर्ड आपका जो स्टेप है, आप इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें और ये देखें कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और ये दोनों स्टेटमेंट कितनी सही है। तो इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। F.W. टेलर आपके यूनिट 9 के साथ डील करता है। F.W. टेलर कौन थे? ये एक थियोरिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात की थी, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि ये कहते थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं कौन, वर्कर्स, तो जो वर्कर्स और वर्क के बीच में एक साइंटिफिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि साइंस के थ्रू ही कि क्या चलता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में वर्क चलता है। और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। प्रिंसिपल्स यही था कि ये कहते थे कि जो साइंस ही है जो कि डेवलप्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड कहता था कि इसके अंदर साइंटिफिक सिलेक्शन होती है हमारे वर्कमैन की, और क्या है, एक साइंटिफिकली तरह से हमारा जो वर्क है वो प्रोग्रेस करता रहता है, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका सिलेक्शन आपका साइंटिफिक तरीके से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है इस थ्योरी में कि ये साइंस ऑफ वर्क और आपका साइंटिफिकली जो सिलेक्शन होता है ये एक दूसरे के को रिलेटेड होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और इसके अंदर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होता है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि आप सब वर्कर्स के बीच में वर्क का, काम का इक्वल डिवीजन होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी इक्वली डिवाइडेड होती है। ये आपका F.W. टेलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो डील करती है आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के साथ। आई होप आपको ये समझ आए होंगे कुछ पॉइंटर्स। सेकंड आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी है। ये कंप्लीटली अपोजिट है आपकी टेलर की थ्योरी से, क्योंकि टेलर सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे काम करता है। इनका मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है वो साइंस बेस्ड होता है, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी है इनका मानना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और वर्कर्स के बीच में
सिर्फ साइंटिफिक रिलेशन नहीं, जबकि ह्यूमन रिलेशन होता है। ह्यूमन रिलेशन यानी कि वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मस्ट होता है। वर्कर्स और वर्क के बीच में आपका क्या है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना और अंडरस्टैंडिंग होना मैटर करता है। और ये आपके इमोशन पे डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर इमोशंस, रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। तो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक आपने एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ा, सेकंड आपने पढ़ा है ह्यूमन रिलेशन के बारे में। अब आप इसको वन बाय वन देखो कि क्या ये दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। इसमें देखो आप, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो पक्का सही है, ये कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के साथ डील करता है। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशंस, लेजर्स एंड इमोशंस आर गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशन को प्राइम इंपॉर्टेंस दी थी किसने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ताकि वो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, एनहेंस कर सके। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ह्यूमन रिलेशनशिप की बात नहीं करते, वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ वर्किंग की। इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आप देखो कौन सा है। इसका राइट आंसर है आपका थर्ड। कह रहा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इज करेक्ट, वेयर एज जो स्टेटमेंट सेकंड है इट्स इनकरेक्ट। सो योर राइट आंसर वुड बी थर्ड। ठीक है, ये इसका आंसर है थर्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट इज थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि आपको इसके अंदर मैचिंग करनी है। मैचिंग को सबसे अच्छा करने की जो ट्रिक है वो यही है कि आप क्या करो, इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड करो और इनके अंदर आप क्या करो, ट्रिक लगाओ, आप पकड़ने की कोशिश करो कि इसके की पॉइंट क्या है। तो एक तरफ आपको मॉडल्स दिए हुए हैं टीचर एजुकेशन की और दूसरी तरफ आपको उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या है, बेसिकली कॉम्पिटेंसी मॉडल यानी कि पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटेंसी आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज के बेस पे एक मॉडल जो बनता है उसको क्या है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल कहलाता है। सेकंड क्या है, बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक क्या होता है, बिहेवियरिस्टिक के अंदर आपके बिहेवियर आ जाते हैं और बिहेवियरिस्ट की से रिलेटेड आपकी सारी थ्योरीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी कि बिहेवियर के बेस्ड पे जो आपका मॉडल बनता है टीचिंग का उसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल। फिर आपका थर्ड आता है इंक्वायरी ओरिएंटेड। इंक्वायरी मतलब क्या है, इंक्वायरी जो मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, उसको जानते हो, उनके बारे में खोज कर रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर करके कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो क्या होता है, इंक्वायरी ओरिएंटेड होता है। जब आपको किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा होती है तो आप उस चीज़ को क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो और उसको निकालने की, खोजने की कोशिश करते हो। बिगेस्ट एग्जांपल है आपका रिसर्च, जिसमें आप कुछ न्यू इन्वेंट करते हो, कुछ न्यू आप डेवलप करते हो, तो वो क्या होती है, वो एक तरह की आपकी इंक्वायरी ओरिएंटेड होती है। तो अब आपको मैंने 3 ये बता दिया है, इनके मतलब क्या है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम बारी बारी से करते हैं कि ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, कि ये रिलेट किससे करता है। अब देखते हैं, इसकी मैचिंग करते हैं हम कि ये किसके अंदर आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड किससे होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपकी किससे डील करता है, वो आपका डील करता है पार्टिसिपेंट्स बिकम प्रोफिशिएंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी। कॉम्पिटेंसी के अंदर आपकी मास्टरी आ जाती है, मतलब आप किसी चीज़ को जानने के लिए कैपेबल हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको मास्टरी गेन हो चुकी है और आप प्रोफिशिएंट हो उस काम को करने के लिए। तो वो किससे डील करता है, आपकी कॉम्पिटेंसी से। इसलिए एक ही मैचिंग होगी आपकी फोर्थ के साथ। अब है बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक क्या होता है, बिहेवियरिस्टिक की थ्योरी आप याद करो और इसके अंदर की पॉइंट लगाने की कोशिश करो। हमने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे बिहेवियरिस्टिक से रिलेटेड
रिलेटेड कई क्वेश्चन किए थे। उसके अंदर हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग था कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर को शेप करते हैं, किसके थ्रू? बाय रीइंफोर्समेंट के थ्रू, रीइंफोर्समेंट के थ्रू और आपके पनिशमेंट के थ्रू किसी बिहेवियर को कंट्रोल करना। आप कैसे कैसे उसका वो करते हो, आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हो, पनिशमेंट देते हो आप। तो ये क्या है, इन जो ट्रीटमेंट के थ्रू आप किसी बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। तो वो किस थ्योरी से रिलेटेड था आपका? वो आपका था स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। तो आपको क्या मिल गया? की पॉइंट मिल गया यहाँ से। बिहेवियरिस्टिक किसके साथ आएगा? आपके ऑप्शन थर्ड के साथ आएगा। ये करेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज्ड फॉर टीचिंग एजुकेशन। इसलिए इसका जो राइट मैचिंग होगा वो आपके थर्ड पॉइंट के साथ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? इंक्वायरी ओरिएंटेड। अभी हमने इंक्वायरी ओरिएंटेड के बारे में पढ़ा। इंक्वायरी ओरिएंटेड में क्या है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी चीज़ को जान रहे हैं और किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं। तो वो क्या आएगा? आप इसमें से की पॉइंट देखो, की पॉइंट देखो, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मिला की पॉइंट। पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लोर एकेडमिक कंटेंट बाय पोजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं एकेडमिक कंटेंट को। कैसे? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, क्वेश्चंस उसमें पुटअप कर रहे हैं उसके थ्रू। तो वो क्या आएगा आपका? इंक्वायरी ओरिएंटेड। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए को फोर्थ के साथ मैच किया है, बी को थर्ड एंड सी को फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको दो तरह की स्टेटमेंट दी है फिर से। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है और ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी सही है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए। अब आप देखो ये क्या कह रहा है। इसमें दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। इसके क्वेश्चन की ट्रिक हमने करी है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं की है, उस ट्रिक को नहीं समझा है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने असर्शन और रीज़न से रिलेटेड कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं और एमसीक्यूज करे हैं। आप डायरेक्टली वहाँ जाकर देख लेना। अगर आपको ट्रिक फिर से समझनी है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहले आप क्या करोगे, असर्शन और रीज़न को ध्यान से रीड करोगे कि ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है। धीरे धीरे पढ़ के रीड करना है, वन बाय वन। यानी कि पहले आप असर्शन पढ़ोगे और फिर आप रीज़न पढ़ोगे। जब आपको असर्शन और रीज़न के बारे में समझ आ जाएगा, फिर लास्ट में जाके आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करोगे कि रीज़न असर्शन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, यानी कि असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन ए क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टैब्लिश्ड कोड्स। पहले है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीनिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को जो सीखी हुई होती है, हम उसको फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे ये क्या करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो चीज़ हमारी कितनी अटेन हुई, कितनी हमें अचीव हुई। जैसे कि टीचिंग में भी टीचर क्या करता है, टीचर ये देखने की कोशिश करता है कि कितना हमारे स्टूडेंट को आता है और कितना उन्होंने गेन किया है टॉपिक को। तो उसके लिए जो टीचर है वो कई तरह के टेस्ट यूज़ करता है। तो उस टेस्ट को जब वो यूज़ करता है तो वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो उसने पढ़ाया, कि जो उसका इंटेंट था, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, क्या उससे वो मिला है कि नहीं मिला है। तो उसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है कि जब हम रोशनी डालते हैं उस पर कि वो कितना अचीव हुआ है। ऐसे ही टीचर क्या कर रही है इस स्टेटमेंट में, टीचर जो बिहेवियर वो क्या कर रही है, टीचर रिफ्लेक्ट कर रही है और द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि डिटरमाइंड की हुई है बाय द एबिलिटी टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू एस्टैब्लिश कोड। यानी कि टीचर
जो बिहेवियर है वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसने स्टैंडर्ड बनाए हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। स्टैंडर्ड कुछ होते हैं, स्टैंडर्ड है वो टीचर बनाती है और फिर उनको जब उसने वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, टिक मार मार के रिफ्लेक्ट करेगी कि ये उसने अचीव किया कि नहीं किया। तो वो कह रहा है ये स्टेटमेंट ए में, असर्शन में। सेकंड कह रहा है इन टेक्निकल अप्रोच। अब यहाँ पे किसकी बात होगी, टेक्निकल अप्रोच की। फर्स्ट स्टेटमेंट में किसकी बात हुई थी, सिर्फ ये आपके टीचिंग बिहेवियर की बात कर रहा था। ये कह रहा है इन टीचिंग अप्रोच टू रिफ्लेक्शन, इन टेक्निकल अप्रोच टू रिफ्लेक्शन propositional knowledge is reflected upon and then applied to practice। यानी कि एक टेक्निकल अप्रोच में जो रिफ्लेक्शन की जो प्रपोजिशनल नॉलेज होती है वो क्या करती है, पहले रिफ्लेक्ट करती है और फिर हम क्या करते हैं, उसे अप्लाइड करते हैं प्रैक्टिस में। अब आप देखो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सही कह रहा है दोनों स्टेटमेंट। तो क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है डायरेक्टली, ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक जगह पे ये टेक्निकल अप्रोच की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ये बात कर रहा है आपके सिंपल टीचिंग बिहेवियर की। तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये आपस में दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका है सेकंड। ठीक है, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए योर राइट आंसर वुड बी सेकंड। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है और कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है और आपके स्टेप्स को उसे सीक्वेंस वाइज लिखना है। सीक्वेंस वाइज आपको इनको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो इसको अब साथ साथ सॉल्व करते हैं। पहला ये कह रहा है ग्राउंडेड थ्योरी के क्वेश्चन को समझने से पहले हम ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो क्या है और ये किसने दी थी और इसके क्या क्या स्टेप्स है। जो ग्राउंडेड थ्योरी है हमारी, ग्राउंडेड थ्योरी हमें जो दी थी वो ग्लेजर ने दी थी। ठीक है, ये हमें ग्लेजर थे थियोरिस्ट, ग्लेजर ने दी थी। GLASSER ये थियोरिस्ट थे, उन्होंने हमें ग्राउंडेड थ्योरी के का कॉन्सेप्ट दिया था। ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि जिसमें हम अपनी थ्योरी को बिल्ड करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जब ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं तो उसका बेस हमें नहीं पता होता, हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर जाके हमारी एक प्रॉपर थ्योरी जनरेट होती है। इसके अंदर कुछ स्टेप होते हैं कि पहले आप क्या करते हो, पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कुछ सब्सटेंसिव एरिया। सब्सटेंसिव एरिया यानी कि जिसके बारे में आपको जानना है उसको आप क्या करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो। पहला स्टेप ये होता है इसके अंदर। सेकेंड स्टेप इसका ये होता है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस थ्योरी से यानी कि उस सब्सटेंसिव एरिया से रिलेटेड आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। और जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है पूरी तरह से तो आप क्या करते हो, आप उसके बारे में क्या करते हो, कोडिंग करते हो। कोड यानी जो आपका सब्सटेंसिव एरिया से रिलेटेड है उसको आप क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो, आप उसे सिलेक्ट करते हो, कोडिंग करते हो कि जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोडिंग के बाद आपका आता है मेमोइंग। मेमोइंग यानी कि आप मेमोइंग एक ऐसा प्रोसेस जब आपने कोडिंग कर ली है, आपने मटेरियल सेलेक्ट कर ली है, अब उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्या कर रहे हो, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, मेमोइंग कर रहे हो उसकी थ्रू आउट प्रोसेस में। जब हो जाता है आपका ये सारी चीज़ें, आपने कोडिंग कर ली, मेमोइंग कर ली, फिर आपका होता है कि आप सेलेक्टिव कोडिंग करते हो, यानी कि उनमें से भी कौन सा ज़्यादा ही एसेंशियल है उसको आपने सेलेक्ट किया। जब आप कर लेते हो उसको, फिर आप करते हो उसे सॉर्ट करते हो और थीम्स जनरेट करते हो। थीम्स आपकी कैसे भी बन सकती है, आपके टॉपिक से रिलेटेड थीम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टडी का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं अपना डेजर्टेशन का काम कर रही थी तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं
क्या करूँ, ये जानूँ कि पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चे की अर्ली लिटरेसी के डेवलपमेंट में। तो उससे पहले मुझे वेरिएबल्स नहीं पता थे कि मैं किन पे काम करूँगी और क्या थीम्स इसके अंदर जनरेट होएगी। लेकिन थीम जनरेट करने के लिए मैंने जो टूल जो यूज़ किया था, वो जो यूज़ किया था मैंने इंटरव्यू शेड्यूल मैंने टूल इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं जब पेरेंट्स से बातचीत करूं तो मुझे उनके पता चले, उनके बारे में पता चले कि वो कैसे अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं अपने बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे, और वो क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या प्रैक्टिसेस और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, बुक रीड करे और क्या करे, उनके साथ कितना एंगेज हो पाए। तो मुझे ये पहले नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने करा तो मेरी थीम जनरेट होती गई। थीम्स कैसे कैसे जनरेट हुई, मुझे एक पहला पॉइंट ये पता चला कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास टाइम कम है। ठीक है, अब उनके बारे में सेकंड मैंने क्या करा, जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो पा रहे बच्चे के साथ तो वो उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी, मुझे उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में पता चला और उनकी क्या जो प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो करते थे, क्या उनकी एस्पिरेशंस थी, वो क्या चाहते थे बच्चे के साथ। तो ये क्या था, ये आपकी थीम जनरेट हो रही थी। ठीक है, आप धीरे धीरे करके आपको पता चल रहा था, आपकी थीम जनरेट होने लगी थी। तो ऐसे ही ग्राउंडेड थ्योरी में भी आपकी थीम जनरेट होती है। और क्या करते हो आप, उस जब थीम जनरेट हो जाती है आप उसे सॉर्ट कर देते हो, उसे सेचुरेट कर देते हो कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको आप अलग कर लेते हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है लास्ट में जाके आपकी थ्योरी जनरेट होती है, एक थ्योरी बनती है। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में अभी हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसे क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था हमने, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपना सब्सटेंसिव एरिया, यानी कि जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब देखो सब्सटेंसिव एरिया कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी सब्सटेंसिव एरिया नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। तो सब्सटेंसिव एरिया नहीं है तो वो नहीं इसमें आएगा। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, सेकेंड स्टेप था कि जब हमने सब्सटेंसिव एरिया जान लिया तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन। तो ये आपका फर्स्ट आ गया, फर्स्ट हमने ये कर लिया। ठीक है, जब हमने अपना सब्सटेंसिव एरिया देख लिया, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते थे हम, याद करो, उसके बाद हम करते थे कोडिंग करते थे और क्या करते थे, कोडिंग के बाद मेमोइंग होती थी, यानी कि डेटा कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसकी कोडिंग कर रहे हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, एक जगह पे लिख रहे हो और उसे मेमोइंग कर रहे हो। ठीक है, ये आता था आपका स्टेप। तो ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेप क्या होगा, ए। थर्ड पे क्या करते थे हम, जब आपने वो बना लिया फिर आपका कोडिंग और मैमिंग के बाद आता था कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन, कैटेगरी में डालते थे ना जो जो हमें चाहिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या था, थर्ड। ठीक है, फिर आपका फोर्थ में क्या था, जब आपने कैटेगराइज कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, फिर हम लास्ट में करते हैं सैचुरेट करना डेटा को, और जो मेन जो चीज़ है, कोर वेरिएबल है, उसको आइडेंटिफाई करना। कोर मतलब क्या है, जो आपका उस स्टडी करने का मेन पर्पस है, मेन कोर जो आपका पर्पस है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आपका ये 4 स्टेप आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर वेरिएबल लीडिंग टू इट्स सैचुरेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, जब ये सब काम हो जाता है आपका तो लास्ट में जाके आपकी थ्योरी जनरेट होती है, और वो कैसे हम करते हैं, थ्योरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन एमर्जिंग। तो ये आपके ग्राउंडेड थ्योरी के पूरे स्टेप है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका है 4। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था आपका, जो मैंने आपको बताया है ये स्टेप्स आप इसको एज इट इज़ नोट कर लो, और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और आप यहाँ से भी जब आप करोगे ना इन क्वेश्चन को लिख लेना और सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेना, वही आपके स्टेप बन जाएंगे। और मैं एक तरह से आपको ये बताती हूँ कि जो कोडिंग है
कोडिंग भी ना 3 तरीके की होती है। पहली क्या होती है आपकी, इसके अंदर पहले आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो। कोडिंग के अंदर आपके 3 तरह की चीज़ है। पहली आपकी आती है ओपन कोडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके भी अलग से नोट बना लेना, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप उसे लिखते जाओ। ये है ओपन कोडिंग, सी यानी कि कोडिंग, समझ लेना, सी यानी कोडिंग, ओपन कोडिंग में डिवाइड होती है। फिर आती है आपकी एक्सेल कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, AXIA और L, एक्सियल कोडिंग, सी यानी कोडिंग, समझ लेना इसको। फिर आपका आता है बाद में सेलेक्टिव कोडिंग, ठीक है, ये होता है आपका सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग, सी यानी समझ लेना। ओपन कोडिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, पहले क्लासीफाई करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। क्लासीफाई यानी कि जो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग है, आप उसको क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। फिर जब आपने क्लासीफाई कर लिया उसको, फिर आप क्या करते हो, क्लासीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आप कैटेगरी बनाते हो, ठीक है। आपने उसकी कैटेगरी बना ली। फिर कैटेगरी बनाने के बाद आपका जो एक्सेल कोडिंग के अंदर आता है, उस कैटेगरी को नेम देना, कि भाई हमने कैटेगरी तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, उसको नेम देंगे। नेम देंगे यानी कि उस कैटेगराइज को एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे कैटेगरीज को। तो वो जो कैटेगरीज को हम प्रॉपर नेम देते हैं, वो आपका कहलाता है मेमोज, ठीक है। एक्सेल कोडिंग के अंदर आपके मेमोज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट जो सिलेक्टिव कोडिंग है। सिलेक्टिव कोडिंग आपका सबसे लास्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सिलेक्शन कर लेते हो अपने कोर वेरिएबल के बेस्ड पे, यानी कि जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्टडी के लिए वैलिड है, आपकी स्टडी के लिए पर्पसफुल है, और जिस पे आपको काम करना है, आप क्या करते हो, उसको लास्ट में जाके सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। और ये आपका एक एंड प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। पहले क्या करते हो, कोडिंग किस में डिवाइड होती है, 3 चीज में, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, देन सिलेक्टिव कोडिंग। ओपन कोडिंग के अंदर आप क्लासीफाई करते हो और अपनी कैटेगरीज बनाते हो। एक्सेल कोडिंग के अंदर आप मेमोज करते हो। मेमोज यानी कि जब आप उन कैटेगरीज को नेम दे दोगे, आप प्रॉपर फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज कर लोगे, वो आपके मेमोज के अंदर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप आता है आपका सिलेक्टिव कोडिंग, यानी कि जब आपका एंड प्रोसेस होता है, कोर वेरिएबल आपको मिल जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हो कोर वेरिएबल को और फिर उसे सैचुरेट कर देते हो, यानी कि जो आपको प्रॉपर आपका जो मेन पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्टिव कोडिंग कर ली। लास्ट स्टेप आपका सिलेक्टिव कोडिंग आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको लिख लेना। और ये पूरी आपकी ग्राउंडेड थ्योरी है, वो इसमें डिस्कस्ड हो गई है। देखो एक क्वेश्चन में आपको कितनी पूरी थ्योरी पता चल गई है। तो आजकल जो एनटीए क्या काम कर रहा है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, और वो एक एक क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है तो, ठीक है। ये पूरी ग्राउंडेड थ्योरी होगी, इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। इसलिए राइट आंसर आपका 4th है। मैंने आपको आंसर भी इसमें डब्बे यानी कि बॉक्स बना बना के दिखा दिया है, आप इसको राइट आंसर है उसमें मेंशन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, जो आपकी मैस्लो की हायरार्की के साथ डील करती थी, और ये आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में बात की थी कि जब इंसान अपना सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नीड को ले लेता है, बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होते हुए, ठीक है। तो ये इसमें हमने किया था। अब इसका जो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा आपका ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच, ठीक है। वो क्यों होगा, आपको मैं थ्योरी इधर बना के बता देती हूँ।
जो मैस्लो की जो थ्योरी है, ठीक है, ये एक पूरा आपको एक ट्रायंगल बनाया है। पहला जो आपका आता है वो आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या आता है? पहला जो आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। थोड़ी आपको राइटिंग थोड़ी ऐसी लगेगी क्योंकि मैं अभी इस पे लैपटॉप से लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन आप समझ जाना। ये फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती है आपकी मैस्लो की हायरार्किकल डायग्राम में, ठीक है। फिलोसफिकल नीड्स के अंदर आपकी बेसिक नीड्स यानी कि फूड और शेल्टर आता है। फूड, शेल्टर, क्लोथ यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सबसे बेसिक नीड्स है आपकी आती है। जब आपकी बेसिक नीड आपकी फुलफिल हो जाती है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो आपका आता है सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स आपकी सेकंड स्टेप होती है, ठीक है। सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स आपकी सेकंड स्टेप होता है। जब आप सिक्योरिटी नीड्स को यानी कि जब आप सिक्योरिटी नीड्स को अचीव कर लेते हैं, फिर क्या आता है सोच के बताओ। जब सिक्योरिटी नीड्स आपकी फुलफिल हो गई है, तो इसके बाद आपका इस उसमें क्या आएगा? बिलोंगिंगनेस नीड। थर्ड स्टेप आपका आएगा बिलोंगिंगनेस नीड। बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंदर आपका आ जाता है लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप नीड्स। यानी कि जब हम सिक्योरिटी पा लेते हैं तब हमारी इच्छा होती है किसको? लव एस्टीम को अचीव करने की, लव और इंटीमेट रिलेशनशिप स्टेज को अचीव करने की, यानी कि बिलोंगिंगनेस, जिसके अंदर आपका आ जाता है लव, ठीक है। ये आपका कौन सी नीड है? ये आपकी थर्ड है। जब आप इसको अचीव कर लेते हो, आप इन तीनों को अचीव कर लेते हो, फिर फोर्थ स्टेप पे आता है आपका सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम आपकी अपने आप जनरेट हो जाती है जब आप पूरी तरह से इन सब चीज़ों को अचीव कर लेते हो। सेल्फ एस्टीम यानी कि आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। आप क्या कर सकते हो? आपके अंदर एक फुल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो आप क्या क्या आती है? आपकी आती है सेल्फ एस्टीम। फर्स्ट टाइम फिजियोलॉजिकल नीड्स है फर्स्ट पे, सेकंड पे सिक्योरिटी, थर्ड पे बिलोंगिंगनेस, फोर्थ पे आपका सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ। अब देखते हैं फिफ्थ पे क्या आता है। जब आप इन सबको अचीव कर लेते हो तो आपका फिफ्थ जो स्टेप होता है वो आता है आपका फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। वो आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी हायरार्किकल स्टेज है जिसमें आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, जिसके बारे में आप क्या कर सकते हो? अपना एक एक्सट्रीम आपको अचीवमेंट मिल जाती है, आपका एक एक्सट्रीम जो पोटेंशियल है वो डेवलप्ड हो जाता है। आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हो, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो, सेल्फ कंसर्न हो जाते हो, यानी कि आपको अपने बारे में जान जाते हो। तो वो क्या नीड होती है आपकी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो आपकी फिफ्थ स्टेप पे आती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये जो चलता है ये उल्टा चलता है डायग्राम, यानी कि बॉटम टू अप होता है इसका। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए हैं और आप वहाँ से जाकर इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेना, और उसमें ऐसी ही डायग्राम दी हुई है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी उधर दिए हुए हैं, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपने समझ लिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सा अप्रोच है करिकुलम का जो क्या करता है? मीट करता है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को। तो जो वो करता है आपका ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच यानी कि ये ह्यूमन की नीड्स के साथ डील करता है, और एस्थेटिक अप्रोच यानी कि ये आपके एस्थेटिक वैल्यूज़ के साथ डील करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यूज़ से इसमें डील करता है। सिर्फ यही है जो कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को केटर करता है, बाकी नहीं है इसके अंदर। बिहेवियर रैशनल अप्रोच नहीं है,
बीए बिहेवियर रिलेशनल अप्रोच इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि बिहेवियर की बात कर रहा है। इंटेलेक्चुअल नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि ये मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में बात कर रहा है और उसको मैनेज करने की, ये इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी के सारे ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है, सिर्फ जो लास्ट है आपका वो है फोर्थ, वो करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि हमने एक जो इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ समझा है जबकि इनके कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज भी लेने की कोशिश की है और आई होप आपको इन समझ आया होगा। अगर आपको इससे भी और रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। और अभी हमने यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का हमने काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने सारे हिंदू स्कूल्स के बारे में पढ़ लिया है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में और हेटेरोडॉक्स स्कूल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेंगे, आगे जाके उसके ऊपर भी लेसन्स आएंगे। तो उसके लिए आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।